बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें। इमरान खान के रावलपिंडी पावर शो के आफ्टर शॉक्स जारी हैं और सियासत का मरकज निगाह आज भी इमरान खान साहब है। सूबाई हुकूमतों से अलग होने का सियासी कार्ड, हुकूमत नए इंतखाबात से खौफजदा क्यों है, पंजाब में परवेज इलाही की माजरत और इमरान खान का नया हुक्म जारी, तहरीक इंसाफ के असम्बलियों से निकलने और पीडीएम की तरफ से असम्बलियां बचाने के ऑप्शंस क्या हैं, और वतन वापसी से पहले नवाज शरीफ का पंजाब हुकूमत की तरफ से इस्तकबाल करने का ख्वाब एक बार फिर टूट गया है। 2 रोज बाद जीएसयू में चेन ऑफ कमांड की तकरीब होने जा रही है और फिर नई इस्टेब्लिशमेंट के अहदाफ क्या होंगे व्यूअर्स, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, आज वो भी मानते हैं कि इमरान खान का असम्बलियों से अलग होने का ऐलान जो है ये एक मास्टर स्ट्रोक है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने रावलपिंडी के पावर शो से 3 मकासद हासिल कर लिए हैं। गैर मामूली अवामी ताकत का मुजाहरा करके ये पैगाम दिया कि सबसे ज्यादा वोट बैंक रखने वाली वाहिद जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और वो अवामी ताकत के साथ गैर कानूनी तौर पर मुसल्लत किसी भी गिरोह को एडवेंचर के जरिए भी गिराने की ताकत और सकत रखती है। नंबर 2, उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को यह पैगाम दिया है कि आप गैर आईनी ताकत के जरिए हुकूमतें गिराते रहे हैं, अब ताकत का महवर 70 साल बाद पाकिस्तान की आवाम है और ये ताकत पाकिस्तान की आवाम के पास वापस आ गई है। अब फैसले जमहूर की ताकत वाले करेंगे। और फिर नंबर 3 मकसद जो हासिल किया खान साहब ने, उन्होंने इलेक्शन की तारीख देने वालों को भी पैगाम दे दिया है कि जब कौमी असम्बली के बाद चारों असम्बलियों से अगर तहरीक इंसाफ बाहर निकल आई तो आपके पास फौरी इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लिहाजा आज भी ख्याल करें पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान के निज़ाम का। रावलपिंडी पावर शो के आफ्टर शॉक्स इस्लामाबाद से लेकर लंदन में मुकीम और यूरोप में सैर व तफरीह करने वाले मास्टरमाइंड को भी महसूस हो गए हैं। इमरान खान को तवक्को है कि अब 29 नवंबर की दोपहर के बाद अदालती मफरूरों से पसे पर्दा मुल्की फैसलों के बारे में मुशावरत नहीं की जाएगी, चूंकि 26 नवंबर की शाम इमरान खान रावलपिंडी में आखिरी बार साजिश का महवर हैंडलर से हिसाब बराबर करके उनके लिए आम माफी का ऐलान कर चुके हैं व्यूअर्स। और अब सियासत में इनका किरदार नहीं होना चाहिए, उन्होंने खुद ही ये वादा लिया है पाकिस्तान की कौम से। सूबाई असम्बलियां तोड़ने का फैसला, किसके पास क्या ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने की वजह से अगर वुज़राए आला असम्बलियां तोड़ने का अमल पूरा कर लेते हैं तो इन दोनों सूबों में फ्रेश इंतखाबात कराना पड़ेंगे। इस सूरत में बनने वाली नई सूबाई हुकूमतें अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करेंगी। नंबर 2, बलोचिस्तान असम्बली में तहरीक इंसाफ के सिर्फ 7 अरकान सूबाई असम्बली हैं और वो मखलूत हुकूमत का हिस्सा हैं। उनके पास 2 वजारतें भी हैं, मगर वहां असम्बली तोड़ने का इख्तियार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। इसलिए वहां की हुकूमत इन 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का ऑप्शन भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेगी। और जाहिर है कि अगर तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, इसीलिए वहां तहरीक इंसाफ का फैसला उनके लिए सियासी तौर पर नुकसान का बाइस बन सकता है। नंबर 3, ऐसी ही कुछ सूरत हाल सिंध असम्बली में है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली की मजमूई तादाद 30 है, मगर जनरल नशिस्तों की तादाद 23 है। सिंध में असम्बली तोड़ने का इख्तियार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, एक मजबूत अपोजिशन है, इसलिए वहां की हुकूमत भी 23 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कराएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी मार्के से बाहर होगी, 23 नशिस्तें गंवाना पड़ेंगी, जिससे आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि नंबर 4 इस तरह से तहरीक इंसाफ जो वफाक से पहले ही माइनस है, सिंध और बलोचिस्तान से नुमाइंदगी खो बैठने की सूरत में 3 असम्बलियों से मुकम्मल तौर पर आउट हो जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा
में 90 रोज बाद होने वाले जनरल इंतखाबात में अगर वो दोबारा जीत जाएं और उसी साल सूबों में अपनी हुकूमत बना लेते हैं तो उन्हें पहले वाली ही सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। यानी 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, वफाक से अलग हैं, सिंध में हुकूमत नहीं होगी, बलूचिस्तान में हुकूमत नहीं होगी। तो फिर इस पूरी प्रैक्टिस का क्या फायदा। नंबर 5, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी दिलचस्पी पंजाब में है। उनके पास असम्बली को तोड़ने से बचाने के लिए एक ही ऑप्शन मौजूद है कि वो पहले मौजूदा वज़ीर आला परवेज इलाही साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएं, या फिर गवर्नर पंजाब परवेज इलाही साहब को यह कह सकते हैं कि आप असम्बली के पास जाएं और एतमाद का वोट लें। याद रखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग बहुत ज्यादा मजबूत है। और यह भी बहुत अहम नुकता है कि अगर असम्बली तोड़ने से पहले ही एक रिक्विजिशन असम्बली में आ जाए तहरीक अदम एतमाद की, तो फिर आपको उस पर फैसला करना होगा, वोट लेना पड़ेगा और बात आगे नहीं बढ़ेगी, यानी असम्बली तहलील नहीं की जा सकती। फिर याद रखें, अगर वज़रा संजीदा हों और फैसला कर लें कि असम्बलियों को तहलील करना है तो ये फिर इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर रिक्विजिशन आ गई तो फिर ये इतना आसान नहीं होगा आईनी तौर पर। यह भी याद रखें, खान साहब ने कल भी ये बात कही थी कि हम ऐलान कर रहे हैं कि असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। इसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीडीएम में शामिल तमाम जमातें सर जोड़कर बैठ गई हैं और आइंदा का लाएअमल, जो मैंने आपको कल कहा था ना कि ड्राइंग रूम्स खुल गए हैं, दिमाग फिर लड़ाए जाएंगे। और खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत को एक नया रुख दे दिया है, इन तमाम लोगों को अंगेज कर लिया है। और ये भी याद रखें कि खान साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, ये बहुत ही अहम नुकता है। इन हालात के अंदर जब पिछले 6 माह में कोई ऐसा केस नहीं है जो इमरान खान के खिलाफ ना बनाया गया हो, हर किस्म का केस इमरान खान के खिलाफ बनाया गया, दहशतगर्दी का, इमलाक को नुकसान पहुंचाने का, तौहीन अदालत का। और इस हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के जरिए भी कोशिश कर ली कि इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जा सके, यानी हर किस्म की कानूनी कार्रवाई, इंतकामी कार्रवाई इमरान खान के खिलाफ जो है वो की गई है। खान साहब ने सियासी कार्ड बहुत अच्छा खेला है, अंगेज कर लिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन याद रखें, अगर आप वफाक से जिस तरह अलग हुए, दोनों सूबों से भी अलग हो गए, तो फिर क्या होगा। परवेज इलाही साहब की सियासत जो है ना वो जिंदा होगी। किस तरह, ये कुछ हकायक मैं आपके सामने रख देता हूं। परवेज इलाही साहब के बारे में ये बात जरूर कही जाती है कि उनके पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ रवाबित बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। और इसकी एक मिसाल हमने देख भी ली। स्टेज यहाँ क्यों नहीं लग सकता, जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि जनाब किसी और से पूछें, और वो मुस्कुराकर खामोश हो जाते हैं। ये पूरी सियासत इस मुस्कुराहट के पीछे छुपी हुई है। परवेज इलाही साहब वही कुछ करेंगे जो उन्हें हुक्म होगा, और जिन ताकतों ने हुक्म करना है उन्होंने उसके आगे जो है ना वो सर झुका देना है। इस सूरत हाल में जब असम्बली अगर तोड़ भी दी गई, असम्बलियों को तहलील कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा, एक ऐसी निगरान हुकूमत आएगी जिसके ताने बाने कहीं और से कंट्रोल किए जाएंगे। यानी मुकम्मल कंट्रोल होगा जीएचयू का, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का। यानी जब आप चाहें निज़ाम को लेफ्ट कर दें, राइट कर दें, तो ये एक बुनियादी फैक्टर हो सकता है। अगर खान साहब पहले चले गए, तहलील करके बाहर आ गए, तो जो कुछ वफाक के अंदर हुआ, आप उसका ही, उसी एक्शन का रीप्ले पंजाब में भी देखेंगे और उसी का रीप्ले आपको केपी में भी नजर आएगा। लेकिन उसकी जो शक्ल है वो डिफरेंट नोयत की होगी, यानी जो पावर है वो किसी और के पास होगी। निगरान हुकूमत, और आपके पास 9 महीने का वक्त है, ये भी याद रखें। इन 9 माह के अंदर जो भी हुकूमत आएगी वो किसी की मर्जी से अपने लोगों को खास खास पोजीशन पे लगा देंगी। और याद रखें कि निगरान हुकूमत ने ही इलेक्शन करवाना होता है, तो जब उन सीटों पर, की पोस्ट के ऊपर उनके लोग बैठे होंगे ना, तो फिर वहां से धांधली नहीं बल्कि धांधला होगा। तो इसलिए ये एक इंतहाई अहम नुक्ता साबित हो सकता है और पूरी की पूरी जो सियासी गेम है वो उलट सकती है। फिर आपको एक और बात भी याद रखनी चाहिए कि इंतकामी कार्रवाइयाँ, खान साहब केपी में भी जाकर बैठ सकते हैं, पंजाब में भी बैठ सकते हैं, और जिस तरह की सपोर्ट इन्हें मिलती रही वो भी आपको मिल रही है। ये सपोर्ट भी ख़त्म हो जाएगी और फिर आपका बनी गाला से जो अगर कार्रवाई आपके खिलाफ कोई की जाती है ना, यानी जो एक सेफ शेल्टर है इंतकामी कार्रवाइयों से बचने के लिए, दोनों हुकूमतें चली गई, तो शायद ये फिर इतना आसान नहीं होगा। जो मजबूत सियासी कैंप इस वक्त पंजाब और जो केपी बना हुआ है ये भी छिन जाएगा। तो इन बातों का खान साहब को ख्याल रखना है और इसके बाद कोई अहम फैसला करें। व्यूअर्स, आपको बताते चले कि जरदारी साहब का एक प्लान है पंजाब के ऊपर तख्ता लाहौर पर कब्जा करने का,
اور تختہ لاہور پر قبضہ کرنے کے لیے لاہور میں ڈیرے لگیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ان سے مدد بھی یہ مانگی ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر حمزہ شہباز آپ کو جب سے انہیں پنجاب کی وزارت سے الگ کیا گیا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے کسی کو کچھ پتہ نہیں، گمشدہ ہیں، لاپتہ ہیں۔ اور پروگرام یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کو توڑا جائے، اور یہ بھی آفرز آ رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو کوشش کر کے یعنی منا کر اپنی طرف شامل کریں اور دوسری طرف حکومت کو گرا دیا جائے، چونکہ پنجاب اگر ان کے ہاتھ میں آ گیا تو نواز شریف صاحب مضبوط ہو جائیں گے، نواز شریف صاحب مضبوط ہوئے تو پھر ان کی واپسی جو ہے وہ ملک میں آسان ہو جائے گی، نقل و حرکت جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ پنجاب ان کے ہاتھ سے کب کا نکل چکا، پرویز الہی صاحب کو شاید ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، زرداری صاحب کی کوشش ہے کہ پنجاب اسمبلی توڑنے کی بجائے وزیر اعلیٰ ہم آپ کو پی ڈی ایم کا بنا دیتے ہیں، آ کر ہماری صفوں میں بیٹھ جائیں۔ یہ آفر جو ہے وہ ٹیبل پر موجود ہے آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، اور چودھری شجاعت صاحب سے بھی رابطے جو ہیں اس حوالے سے ہو رہے ہیں۔ اس تاثر کے فوری بعد عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب سے رابطہ کیا کہ یہ جو تاثر مل رہا ہے اور ہم نے یہ اعلان کر دیا اور آپ پاور شو میں بھی موجود نہیں تھے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو یقین دہانی کرائی گئی۔ پہلے مونس الہی نے اپنا ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ امانت ہے عمران خان کی، جب وہ کہیں گے اشارہ کریں گے ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، اور اس کے فوری بعد ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا گیا، اور اس ویڈیو پیغام میں پرویز الہی صاحب نے یہ کہا کہ یہ آپ کی امانت ہے، جب آپ حکم کریں گے ہم اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کر دیں گے۔ ویورز یہ بھی یاد رکھیں کہ عمران خان کے راولپنڈی اعلان کے فوری بعد نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا آپس میں رابطہ ہوا ہے، اور نواز شریف صاحب کیونکہ اس وقت سیر کر رہے ہیں، اور میں نے ان کو ایک نام دیا تھا کہ لندن والے بابا جی، تو بابا جی جو ہیں اس وقت یورپ کے ٹور پر ہیں، اور یورپ کے ٹور سے وہ واپس نہ ہی اس وقت لندن میں آ رہے ہیں اور نہ ہی پاکستان، تو خیر وہ جا ہی نہیں سکتے ابھی جب تک ان کے کیسز کا یا کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے مدد مانگی ہے آصف علی زرداری صاحب سے، اور آصف علی زرداری صاحب نے پیسے کے بل بوتے پر حکومت گرانے کی پہلے بھی کوشش کی پنجاب کے اندر، اور پیسہ چلا بھی، اور جہاں تک قومی اسمبلی کا تعلق ہے جو کچھ پنجاب سندھ ہاؤس میں ہوتا رہا، اس کی بھی کوئی ہمیں دوسری جو مثال نہیں ملتی، جو کچھ پنجاب ہاؤس میں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اب ایک کوشش کی جائے گی اٹیک کرنے کی آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں اور جتنی انہوں نے ملاقاتیں کی اور جو ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ایک دو روز کے اندر، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں سے الگ ہوگی، کتنی نشستیں ہیں۔ میں کل ایک بیان دیکھ رہا تھا فواد چوہدری صاحب کا، تو انہوں نے ٹوٹل نمبرز دیے ہوئے تھے کہ ہماری کہاں کہاں پر سیٹیں ہیں۔ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی تمام صوبائی اور قومی نشستیں، قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں اس کا انہوں نے ملا کر ایک کمپوزیشن سامنے رکھی، لیکن انتخابات ایسے نہیں ہوتے، انتخابات ہر صوبے کے اندر ہونا ہے۔ پنجاب اسمبلی، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی، کے پی، تو آپ کو اس طرح ان کمپوزیشنز کو دیکھنا پڑے گا جو میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھی۔ بلوچستان میں کیا پوزیشن ہے، سندھ اسمبلی میں کیا اثر آئے گا، پنجاب میں کیا اثر ہوگا، اور پھر کے پی میں اس کا کیا اثر آئے گا۔ ویسے اگر مجموعی طور پر کوئی الیکشن یعنی جو کمپوزیشن ہے وہ ہوتی تو پھر ہم ان نشستوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سیاسی طور پر تو بات بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور ویورز آخر میں فیکٹ فوکس نے ایک خبر شائع کی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے 6 سالوں میں اثاثے جو ہیں وہ بڑے ہیں، اس کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی بغیر نام لیے اشارہ دیا تھا کہ کسی کے اثاثے کس طرح بڑھ گئے، اور تاریخ جو ہے وہ ضرور لکھے گی۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری بیان میں یہ کہا گیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف مذموم مہم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ان کی فیملی کے اثاثوں سے متعلق سوشل میڈیا پر گمراہ کن اعداد و شمار دیے گئے۔ یہ گمراہ کن اعداد و شمار مفروضوں کی بنیاد پر بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے۔ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ایک خاص گروپ نے بدنیتی سے سمدھی اور فیملی کے اثاثوں کو جنرل باجوہ سے منسوب کیا۔ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ اثاثے جنرل باجوہ کے 6 سال پہ ان کے سمدھی کی فیملی نے بنائے۔ آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف اور ان کی فیملی کے اثاثوں سے متعلق
अदाद शुमार कतई तौर पर हकाइक के मुनाफी, खुला झूठ और बदनीयती पर मबनी है। जनरल कमर जवेद बाजवा, उनकी अहलिया और ख़ानदान का हर असासा FBI में बाकायदा डिक्लेयर है और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने यह भी कहा कि आर्मी चीफ और उनका ख़ानदान बाकायदगी से टैक्स रिटर्न फाइल करता है। हर शहरी की तरह आर्मी चीफ और उनकी फैमिली टैक्स हुकाम के असासाजात पर जवाबदेह हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा, और यह भी बहुत अच्छा होता कि इस बयान के अलावा जो जितने भी असासे हैं इनकी डिटेल्स भी जारी कर दी जाती। जिस तरह माजी के अंदर भी फैक्ट फोकस की जब खबर आई, आपको याद होगा कि आसिम बाजवा के हवाले से, तो उनकी तरफ से भी कुछ डिटेल्स जो हैं वो कौम के सामने रखी गई थी कि हमारी जायदादें कहाँ कहाँ पर हैं और बिजनेसेस कहाँ कहाँ पर भी मौजूद हैं। ये इदारे का एक रिएक्शन तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा हो जब आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं 2 रोज़ बाद रिटायर हो जाते हैं तो वो ख़ुद कौम के सामने अपनी डिटेल्स जो हैं पूरी की पूरी वो रख दें, तो शायद ये पाकिस्तान और इदारे के लिए बहुत ही बेहतर होगा और इससे इंशाल्लाह इनका इमेज जो है वो बेहतर होगा। अब व्यूअर्स आपको ये बताते चलें कि कुछ 29 नवंबर को चेन ऑफ कमांड जो है वो तब्दीली की तरफ जो है वो गामजन है। अच्छा, अब नए आर्मी चीफ का तैनाती का मरहला तो तय पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें जो है कर चुकी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक पुरवकार तकरीब और फिर जब छड़ी जो है रवायती छड़ी जब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हाथ में दी जाएगी तो क्या पॉलिसीज़ भी उसी तरह कंटिन्यू करेंगी या फिर पॉलिसीज़ के ऊपर फुल स्टॉप लग चुका है? और इसका जायज़ा लेना पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए बहुत ही अहम है। क्या कंटिन्यूटी होगी या इस पूरी जो एक कंट्रोवर्सीज का एक सीज़न चल रहा था इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा? क्योंकि फ़ौज मजबूत होगी, पाकिस्तान मजबूत होगा। मैं बाहर बैठकर तो आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि भारत के अंदर जो एक्सेस वीडियोस का प्रोग्राम्स का हमें यहाँ पर है, वहाँ पर किस किस्म का जहर उगला जा रहा है। क्यों उगला जा रहा है? क्योंकि हम उन्हें मौका देते हैं। हमारे पाकिस्तान की अफवाज के बारे में तरह तरह की बातें होती हैं क्योंकि हमने उन्हें ख़ुद ये मौका फराहम किया। तो अब ये फ़ौज को फ़ैसला करना है कि सियासत से बहुत दूर चले जाएं और हमेशा के लिए दूर चले जाएं और अपना किरदार जो कुछ ताकतों जो बूढ़े लोग हो चुके हैं, यानी जरदारी की सियासत बुरी हो गई, नवाज शरीफ की सियासत बुरी हो गई, क्या वो इस बुरी सियासत का, बूढ़े लोगों का बोझ अपनी कमर पे रख कर इसको उठाकर अगले 3 साल तक फिर फिरेगी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, या इन्हें जो है उतार कर किसी ओल्ड होम में हमेशा के लिए जमा करवा दिया जाएगा? ये फ़ैसला अब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने करना है और अहदाफ का तयन भी आपने खुद करना है। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।